ऑलराइट, चलिए डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला हिंट तो ये दिया हुआ है कि एक आइडियल गैस है, यानी कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो फॉलो होगा ही होगा। ठीक है, और दूसरा ये रिलेशनशिप भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अटेन्ड। तो मुझे बेसिकली क्या करना है? टेम्परेचर को मैक्सिमाइज करना है। अगर किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो क्या करना होता है? उस फंक्शन को एक वेरिएबल के फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे टेम्परेचर चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ये कैसे अचीव हम कर सकते हैं? यहां पे P है और यहां पे भी P है, तो यहां से P को एलिमिनेट करके हम T के टर्म्स में ला सकते हैं इक्वेशन को। करेक्ट, तो यही काम करते हैं। तो ये जो P है उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा P नॉट माइनस ए वी स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई V इज इक्वल टू एन आर टी, यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं T इज इक्वल टू 1/n/r, और ये हो जाएगा P नॉट V माइनस ए वी क्यूब। करेक्ट, तो यहां पे वेरिएबल क्या है? यहां पे वेरिएबल है वॉल्यूम। ठीक है, बाकी सारे तो कांस्टेंट्स हैं, यानी कि टेम्परेचर को एक वेरिएबल के फंक्शन में हम ले आए। अब क्या करना है? ठीक है, अगर मुझे किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो क्या करना पड़ता है? पहला स्टेप है उसको आप एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। तो मैं क्या करता हूं? मैं dt बाई dv, क्योंकि v के टर्म्स में इक्वेशन है, तो dt बाई dv निकाल लेता हूं। तो ये हो जाएगा 1/nr। पी नॉट v में पी नॉट कॉन्स्टेंट है, तो v का डिफरेंशियल 1, तो ये बचेगा पी नॉट माइनस ये हो जाएगा 3a v स्क्वायर। और एक बार जब डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो इसको हम इक्वेट कर देते हैं जीरो पे। ठीक है, यहां से मुझे क्या मिलेगा? यहां से मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन 3a का अंडर रूट। ठीक है, तो ये v क्या है? v मुझे एक रूट मिला। करेक्ट, अब ये रूट क्या हो सकता है? मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे एक और बार, ठीक है, डबल डिफरेंशियल निकालेंगे, फिर उसमें ये रूट्स पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा मैक्सिमा है या मिनिमा। अगर ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता तो ये हम जरूर करते, लेकिन फिजिक्स का क्वेश्चन है और मुझे दिया हुआ है कि मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये मैक्सिमा ही होगा। ठीक है, तो इस वॉल्यूम पे मुझे मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा, यानी कि मैं क्या करूंगा? मैं इस वॉल्यूम को लूंगा और मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो T क्या है? T का वैल्यू है 1/nr पी नॉट वी माइनस ए वी क्यूब। ठीक है, और यहां पे v का वैल्यू मैंने क्या निकाला? v का वैल्यू मैंने निकाला अंडर रूट ऑफ पी नॉट डिवाइडेड बाई 3a। क्लियर? ओके, तो अब यहां से आ जाएगा 1/nr, और ये हो गया पी नॉट, और यहां पे अंडर रूट ऑफ पी नॉट अपॉन 3a सब्सटीट्यूट कर देते हैं, माइनस ए, और यहां पे वी क्यूब सब्सटीट्यूट कर देते हैं। वी क्यूब सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा पी नॉट अपॉन 3a इंटू अंडर रूट ऑफ पी नॉट डिवाइडेड बाई 3a। करेक्ट, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया, अगर आपके पास लेट्स से x टू द पावर 3/2 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप x इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली वही काम मैंने यहां पे किया है। करेक्ट, ओके, परफेक्ट। तो ये हो गया डन। अगर ये डन हो गया तो फिर अब कहां बढ़ते हैं? अब इसको कॉमन टर्म्स को निकाल देते हैं। तो पहले तो ये 1 और ये a और ये a गया, फिर कॉमन टर्म्स को अगर हम निकालें तो मुझे मिलेगा पी नॉट डिवाइडेड बाई एन आर, और यहां पे है अंडर रूट ऑफ पी नॉट डिवाइडेड बाई 3a, और अंदर बचेगा मुझे 1 माइनस 1/3। 1 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3। तो फाइनल आंसर आ गया मेरा 2/3 पी नॉट डिवाइडेड बाई एन आर अंडर रूट ऑफ पी नॉट डिवाइडेड बाई 3a। तो मेरा आंसर आ गया। ओके, तो सिंपल क्या था? टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम निकाला, डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 किया, वहां से हमें मिला मैक्सिमा, और उस वॉल्यूम पे जिस पे मैक्सिमा आएगा उसको वापस टेम्परेचर में सब्स्टिट्यूट किया और मैक्सिमम टेम्परेचर निकाल लिया। करेक्ट, ओके, तो मैं पीछे जाता हूं। अगर आपको इसको नोट करना है तो फटाफट नोट कीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
ऑल राइट, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया डन, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एट व्हाट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी is RMS speed of a hydrogen molecule equal to its escape velocity from the surface of the moon? The radius of moon is r, g is the acceleration due to gravity on the moon's surface, and m is the mass of the hydrogen molecule, and k is the Boltzmann's constant. Okay, तो ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए कि किस टर्म्स में आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, आपको आंसर देना है इन टर्म्स ऑफ एम, जी, आर एंड के। तो इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए कि की कॉन्सेप्ट क्या है, अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कशन करेंगे। ऑल राइट, करें डिस्कशन। ओके, तो सबसे पहली चीज आरएमएस स्पीड की बात हो रही है। तो आरएमएस स्पीड क्या होती है? आरएमएस स्पीड होती है अंडर रूट ऑफ 3RT/m0, है कि नहीं? लेकिन यहां पे जो हमें टर्म्स दिए गए हैं वो क्या है? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, वहां पे दिया हुआ है मास ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो कुछ ना कुछ करके हमें इस VRMS को स्मॉल m और k के टर्म्स में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? तो डेफिनेशन क्या है? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट क्या होता है? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट होता है R डिवाइडेड बाई Na। याद कीजिए, ठीक है। K का वैल्यू क्या होता है? R डिवाइडेड बाई Na, वेयर R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और Na होता है एवोगैड्रोस नंबर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि R जो हो जाएगा वो हो जाएगा K इंटू Na, है कि नहीं? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 3 और फिर हमारे पास K इंटू Na, फिर T डिवाइडेड बाई m0। ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3KT डिवाइडेड बाई m0 डिवाइडेड बाई Na। अब ये सोचिए कि m0 डिवाइडेड बाई Na क्या देगा मुझे? m0 क्या होता है? m0 होता है मोलर मास, और Na क्या होता है? Na होता है एवोगैड्रोस नंबर, है कि नहीं? अब 1 मोल का क्या मतलब होता है? 1 मोल का मतलब होता है Na मॉलिक्यूल्स, और Na मॉलिक्यूल्स का जो वेट होता है या मास होता है वो कितना होता है? वो उसका मोलर मास होता है, करेक्ट। यानी कि 1 मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा m0 डिवाइडेड बाई Na। यानी बेसिकली ये m0 डिवाइडेड Na क्या टर्म है? ये है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है स्मॉल m। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 3KT डिवाइडेड बाई स्मॉल m। ये एक और तरीका है VRMS लिखने का। अब क्या है कि ये VRMS शुड बिकम ग्रेटर देन द स्केप वेलोसिटी। अब मून के रिस्पेक्ट में मुझे रेडियस भी दिया हुआ है, मून के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दी हुई है। तो स्केप वेलोसिटी क्या होती है? स्केप वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ 2GR, है कि नहीं? ठीक है, तो ये जो VRMS है ये क्या हो जाना चाहिए? ग्रेटर देन स्केप वेलोसिटी। यानी कि यहां से क्या आ जाएगा मुझे? यहां से मिल जाएगा मुझे T शुड बी ग्रेटर देन 2mgr डिवाइडेड बाई 3k, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। यानी कि टेम्परेचर एटलीस्ट इतना हो जाएगा, तो VRMS ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून आ जाएगा, करेक्ट। तो ये आ गया मेरा आंसर, और फटाफट आप चाहिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, डन। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। परफेक्ट। चलिए, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ rigid container of negligible heat capacity contains 1 mole of an ideal gas. 10 calorie of heat is required to increase the temperature by 2 degrees Celsius. The gas in the container may
P, ठीक है। तो रिजिड कंटेनर है, कंटेनर की कोई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है, इसका मतलब आपका जो कंटेनर है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ने वाला है, वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो हमने 10 कैलोरी ऑफ हीट दी और उस गैस का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, तो ये कौन सी गैस हो सकती है? तो याद कीजिए की कॉन्सेप्ट को, उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, फिर करेंगे डिस्कशन। चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ता है कि ये प्रोसेस कौन सा है। तो यहाँ पे कीवर्ड दिया हुआ है रिजिड कंटेनर। रिजिड कंटेनर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, इसका मतलब है कि इस गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। यानी कि ये कैसा प्रोसेस है? ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, यानी कि वॉल्यूम क्या रहेगा? वॉल्यूम रहेगा कांस्टेंट। ओके, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो क्या इसके लिए हम यही इक्वेशन लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। CV क्या है? CV है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। करेक्ट, CV क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हीट क्या हो जाएगा? ये हीट हो जाएगा NCV डेल्टा टी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? यहां से हम CV कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा देखेंगे। तो Q इज इक्वल टू N, और CV को मैं क्या लिख सकता हूं? किसी भी गैस का CV कैसे मिलता है मुझे? CV मिलता है मुझे F इंटू आर बाई टू से, है कि नहीं? F क्या होता है? F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाई आर बाई टू मुझे क्या देता है? मुझे CV देता है। ऑलराइट, तो अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं और यहां से हम F का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये है 10 कैलोरी। ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है? कैलोरी दी हुई है यूनिट। N क्या है? N है 1, फिर F, R। R को अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो ऐसा यूनिट्स में नहीं यूज कर सकते हैं, मुझे यूज करना पड़ेगा कैलोरी वाले यूनिट्स में। तो उस कैलोरी वाले यूनिट्स में R का वैल्यू क्या होता है? वो होता है 2। करेक्ट, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पे मैं 2 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 2, और डेल्टा टी कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी आप चाहे केल्विन में लो चाहे आप डिग्री सेल्सियस में लो, डेल्टा टी का वैल्यू सेम रहता है। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 2। तो ये 2 और 2 गया और यहां से F कितना आ गया? यहां से F आ गया 5। यानी कि इस गैस के पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, अब याद कीजिए कि किस टाइप के गैस के पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। मोनो एटॉमिक के पास क्या होता है? मोनो एटॉमिक के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और ये सारा किसके करस्पॉन्डिंग होता है? ट्रांसलेशन के करस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, XYZ 3 डायरेक्शन, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मेरे पास डाई एटॉमिक गैस है तो इसके पास 3 ट्रांसलेशन का तो होगा ही होगा, इसके पास 2 रोटेशन की वजह से भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और अगर वाइब्रेशन होता है तो 2 और ऐड हो जाता है। ठीक है, बट एक डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो सकता है। तो उसमें हमसे ये नहीं पूछा गया है कि ये कौन सी गैस है, हमसे पूछा गया है कि ये कौन सी गैस हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। यानी कि जिसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो सकता है वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस चेक करें, ऑप्शंस चेक करते हैं, तो हीलियम मोनोएटॉमिक है, नहीं हो सकता है। अमोनिया का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 नहीं होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है। ठीक है, अमोनिया क्या है? ट्राइएटॉमिक है, सॉरी ट्राइएटॉमिक नहीं, ये तो पॉलीएटॉमिक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 5 नहीं हो सकता है, डायटोमिक का 5 हो सकता है। ठीक है, तो मेरे आंसर्स क्या होंगे? मेरे आंसर्स होंगे 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन बी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? परफेक्ट। तो ये अगर क्लियर है तो हम अब चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन ग्राफ गिव्स वेरिएशन ऑफ PV by T with P
for 1 gram of oxygen at two different temperatures T1 and T2. If the density of oxygen is 1.427 kg per meter cube, the value of किस चीज का वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला है? हमें निकालने के लिए बोला है द वैल्यू ऑफ, आई थिंक ये होना चाहिए PV by T. ओके, आई थिंक ये मिस हो गया है. द वैल्यू ऑफ PV by T एट ऑफ अ पॉइंट A. ओके, तो ये सारा दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है? पॉइंट A पे PV by T का वैल्यू निकालना है. आई बात समझ में? पॉइंट A पे PV by T का वैल्यू निकालना है और हमें T1 और T2 के बीच में रिलेशनशिप भी निकालना है. और ये जो है ये आइडियल गैस की ट्रेजेक्टरी होगी. तो ये जो डेविएशन दिख रहा है ये आइडियल गैस से डेविएशन है. तो जो येलो ग्राफ दिख रहा है वो टेम्परेचर T1 है, जो ब्लू ग्राफ दिख रहा है वो टेम्परेचर T2 है. तो हमें बताना है T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा, T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करेंगे. चलिए इसका डिस्कशन करते हैं. तो एक आइडियल गैस के लिए क्या होता है? आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT होता है. ये बात अपने को पता है. आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT होता है. यानी एक आइडियल गैस के लिए PV by T का वैल्यू क्या होगा? nR, जो कि कांस्टेंट रहेगा. तो ये ग्राफ क्या है? PV by T वर्सेस P. यानी कि बेसिकली ये जो आपको लाइन दिख रही है ये आइडियल गैस के लिए लाइन होगी, क्योंकि आइडियल गैस के लिए PV by T का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट. ओके, अब यहां पे बात की जा रही है किसकी? बात की जा रही है पॉइंट A की. और ये जो पॉइंट A है वो किस लाइन पे लाई कर रहा है? वो आइडियल गैस वाले कर्व पे या आइडियल गैस वाली लाइन पे लाई कर रहा है. यानी कि जब गैस पॉइंट A पे होगी, गैस पॉइंट A पे होगी तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? उसका बिहेवियर होगा आइडियल. यानी उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि PV by T एट पॉइंट A शुड बी इक्वल टू n इंटू R. है कि नहीं? n का वैल्यू क्या होगा? हमें दिया गया है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो क्वेश्चन अगर चेक करें तो हमें दिया हो गया है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 32. तो ये क्या आ गया? मुझे नंबर ऑफ मोल्स आ गए मल्टीप्लाइड बाय R का वैल्यू क्या होता है? 8.314. करेक्ट, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. और अगर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा वैल्यू? अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.256 जूल पर केल्विन. करेक्ट. ओके, तो यहां से हमने क्या निकाल दिया? यहां से हमने निकाल दिया वैल्यू ऑफ, सॉरी आपको आंसर दिख गया बट इसका भी डिस्कशन करेंगे. यहां से हमने पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि A पे PV by T का वैल्यू क्या होगा. ओके, अब मुझे देखना है कि T1 और T2 में से बड़ा कौन सा वैल्यू है. ठीक है, तो आप ये बताइए कि आइडियल गैस बिहेवियर कब मिलता है मुझे. ओके, किस कंडीशंस के लिए आइडियल गैस बिहेवियर मिलता है? बता सकते हैं क्या? जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है और प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बहुत लो होता है. ठीक है, प्रेशर जब बहुत लो होता है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उस केस में हमें आइडियल गैस बिहेवियर मिलता है. ठीक है, यानी कि हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, इस कंडीशन में मुझे मिलता है आइडियल गैस बिहेवियर. अगर हाई टेम्परेचर नहीं होगा और लो प्रेशर नहीं होगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो इसका डिविएशन होगा आइडियल बिहेवियर से. ओके, अब दोनों ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं कि ज्यादा डिविएशन किसके साथ हुआ है? फॉर द सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर ज्यादा डिविएशन किसके साथ हुआ है? ज्यादा डिविएशन ये ब्लू कर्व के साथ हुआ है. ठीक है, यानी कि ये हायर टेम्परेचर पे होगा कि लोअर टेम्परेचर? हायर टेम्परेचर पे होता तो कम डिविएशन होता, ये लोअर टेम्परेचर पे होगा इसीलिए ज्यादा डिविएशन हुआ है. यानी कि T1 का जो वैल्यू होगा वो T2 से ज्यादा होगा. आई बात समझ में? ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था बट काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था. कभी कभी रियल गैस बिहेवियर पे भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, जनरली बहुत नहीं आते हैं
बट कभी कभी आ सकते हैं। ओके, तो अगर चाहिए तो इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, डन। ठीक है, तो फिर ऑप्शन से एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, n moles of an ideal gas undergoes a process A and B as shown in the A to B. Okay, n moles of an ideal gas undergoes a process A to B as shown in the figure. The maximum temperature of the gas during the process will be. तो इस प्रोसेस में मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गैस कितना होगा? ओके, तो इस क्वेश्चन को एक बार सोचिए, अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, चलिए इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये एक आइडियल गैस है। आइडियल गैस का मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो ट्रू होगा ही होगा। और हमें क्या करना है, हमें करना है टेम्परेचर को मैक्सिमाइज। हमें बताना है इस प्रोसेस में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, करेक्ट? यानी कि टेम्परेचर को मैक्सिमाइज करना है। तो अगेन फंडा क्या है, टेम्परेचर को आप एक वेरिएबल के फंक्शन में ले आइए, उसके बाद आप मैक्सिमम मिनिमम यूज कर सकते हैं। तो अपना कोशिश यही करना है कि टेम्परेचर को एक फंक्शन, एक वेरिएबल का फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाए? तो एक पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो हो गया। दूसरा इक्वेशन कहां से लाएं? दूसरा इक्वेशन हम इस प्रोसेस से ला सकते हैं। ठीक है, ये पी और वी के बीच में एक रिलेशनशिप तो दे ही देगा मुझे। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को निकालने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा। अगर इसको पीछे एक्सटेंड करें तो ये कितना होगा? कॉमन सेंस बताता है कि ये 3p0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है इसको देखना। 2v0 से v0 आए तो ये p0 से 2p0 चला गया। तो अगर हम v0 से 0 पे आ जाएंगे तो ये 2p0 से 3p0 पे चला जाएगा। ठीक है, वो दिख रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ आप आईबॉल भी कीजिएगा तो वो आपको दिख रहा है। ओके, तो y इंटरसेप्ट तो पता चल गया। अब ये स्लोप कितना हो जाएगा? ये स्लोप, तो ये लेंथ कितना है? ये लेंथ है p0 और ये लेंथ है v0, यानी कि स्लोप कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, स्लोप इसका क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो स्लोप हो जाएगा माइनस p0 बाई v0। यानी कि इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं, y एक्सिस पे क्या है? p है, तो p इज इक्वल टू mx। mx का मतलब कितना हो गया? माइनस p0 बाई v0, ये हो गया m। x एक्सिस पे क्या है? x एक्सिस पे है वॉल्यूम प्लस c। प्लस c का मतलब y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कितना है? 3p0। यानी कि प्रेशर का ये वैल्यू मुझे मिला। यानी कि दोनों इक्वेशन यूज करके प्रेशर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेट कर देते हैं प्रेशर को, यहां पे प्रेशर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 3p0 माइनस p0 अपॉन v0 इंटू v। ये क्या बन गया? ये प्रेशर हो गया, मल्टीप्लाइड बाई v इज इक्वल टू nRT, है कि नहीं? करेक्ट। ओके, यानी कि अब हम टेम्परेचर के लिए क्या लिख सकते हैं? टेम्परेचर के लिए हम लिख सकते हैं 1 अपॉन nr, और ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा 3p0v माइनस p0 अपॉन v0 v स्क्वायर।
तो ये टेम्परेचर आ गया एज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, और वो वेरिएबल कौन सा है? वो वेरिएबल है वॉल्यूम। अब टेम्परेचर को मैक्सिमाइज कर देना है, यानी पहला स्टेप क्या होगा? आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करो। तो मैं कर रहा हूं dt बाई टीवी। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिलेगा 1/n/r 3p0v। 3p0 कांस्टेंट है, v का डिफरेंशियल 1, तो ये बन जाएगा 3p0 माइनस p0 बाई v0 जो है वो कांस्टेंट है, और v स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 2v। यानी इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, और डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको हम जीरो करेंगे और रूट्स निकालेंगे। तो रूट निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा v इज इक्वल टू 3v0/2। ओके, एक ही रूट आया है और क्वेश्चन में मैक्सिमा पूछ रहा है, तो ये क्या होगा? मैक्सिमा ही होगा। ठीक है, अगर मैथ का क्वेश्चन होता तो हम इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते, रूट को डालते, देखते मैक्सिमा है या मिनिमा। ठीक है, बट इसमें क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्सिमा, तो ये मैक्सिमा ही होगा। ठीक है, तो v का वैल्यू कितना निकल गया? 3v0/2, यानी कि 3v0/2 पे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। तो करस्पॉन्डिंग प्रेशर भी हम निकाल सकते हैं। करस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग प्रेशर हम यहां से निकाल सकते हैं। तो P इज इक्वल टू माइनस P0/V0 मल्टीप्लाइड बाई V कितना है? 3v0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3p0। तो ये v0 और v0 गया, और यहां से मिल गया 3p0 माइनस 3p0/2, तो बचेगा कितना? बचेगा 3p0/2। यानी कि वॉल्यूम 3v0/2 और प्रेशर 3p0/2 पे हमें मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा, यानी कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा, है कि नहीं? ओके, तो अब क्या करें? प्रेशर और वॉल्यूम दोनों निकल चुका है, और मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है टेम्परेचर। ओके, प्रेशर वॉल्यूम निकल चुका है, टेम्परेचर में इस इक्वेशन को यूज करके निकाल सकता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेम्परेचर इज इक्वल टू पीवी डिवाइडेड बाई एन आर। करेक्ट? ओके, तो ये हो गया 1/n/r। p का वैल्यू 3p0/2, v का वैल्यू 3v0/2, तो यहां से मुझे मिल गया 9p0v0 डिवाइडेड बाई 4n/r, और ये हो जाएगा मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर, है कि नहीं? तो ये आ गया हमारा आंसर, बट मोर इंपॉर्टेंटली प्रोसेस क्या फॉलो किया हमने। तो मैं पीछे जाता हूं और आपको थोड़ा टाइम देता हूं इसको नोट करने के लिए। इसको आप नोट कीजिए, और उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, डन। ठीक है, इसमें तो सिर्फ हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, तो कुछ ऐसा खास नोट करने का है नहीं। आंसर हमारा आ गया, ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। ओके, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्लोज्ड वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ टू diatomic gases A and B. Molar mass of A is 16 times that of B, and the mass of gas A contained in the vessel is 2 times that of B. तो इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शंस हैं? तो पहला क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए इज इक्वल टू दैट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ए इज इक्वल टू दैट ऑफ बी। ये पहला स्टेटमेंट है। तो क्या कंपेयर करना है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कंपेयर करना है। ठीक है, फिर हमको कंपेयर करना है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ बी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए। तो वी आर एम एस को हमें कंपेयर करना है। फिर क्या करना है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस बी इज 8 टाइम्स दैट एक्सर्टेड बाय ए। तो प्रेशर एक्सर्टेड यानी पार्शियल प्रेशर कंपेयर करना है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करना है। ठीक है, काफी सारी चीजें, काफी सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप रिकॉल कीजिए इन कॉन्सेप्ट्स को, एक अटेम्प्ट लीजिए, और फिर डिस्कशन करेंगे।
ऑलराइट, काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगर सिर्फ आपको डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट्स पता है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक करके ऑप्शंस चेक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो मोलर मास का रेशियो है 16 और मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल के मास का रेशियो है ये, ठीक है। तो पहली बात हो रही है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो जो टोटल एनर्जी होती है, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल की, तो इक्विपार्टीशन थ्योरम मुझे क्या बताता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ केटी एनर्जी होती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल चाहे कैसा भी हो, मॉलिक्यूल का मास कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। मुझे किससे मतलब है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब है। अब जो दोनों गैसेस दिए हुए हैं मुझे, कैसे गैसेस दिए हुए हैं, वो मुझे डायटोमिक गैसेस दिए हुए हैं, यानी कि टोटल एनर्जी जो होगी तो उनका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो सेम होगा। बट यहाँ पे वो भी नहीं बोला गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि कंपेयर टू या करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। सिर्फ ट्रांसलेशन के करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 3 होता है। यानी कि एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी 3 इंटू हाफ के टी, सिर्फ ट्रांसलेशन के कारण। किसके लिए, दोनों गैसेस के लिए, ठीक है, क्योंकि दोनों गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसलेशन तो 3 होगा, करेक्ट। यानी कि ऑप्शन ए यानी स्टेटमेंट ए 1 जो हमें दिया हुआ है वो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये गन हो गया। सेकेंड, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ v इज 4 टाइम्स दैट ऑफ a। तो वी आर एम एस क्या होता है, वी आर एम एस होता है अंडर रूट ऑफ 3 RT बाई एम नॉट, है कि नहीं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि वी आर एम एस ऑफ b डिवाइडेड बाई वी आर एम एस ऑफ a इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या मुझे दिख रहा है, 3RT, ये सारे क्या है, कांस्टेंट हैं। यानी कि वी आर एम एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ द मोलर मास, ठीक है। तो वीबी अपॉन वी ए क्या हो जाएगा, वीबी अपॉन वी ए हो जाएगा एम ए अपॉन एम बी, और एम ए अपॉन एम बी हमें कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4, यानी कि वीबी इज इक्वल टू 4 टाइम्स वी ए। अब स्टेटमेंट पढ़िए, the root mean square value of translation velocity of b is 4 times that of a, ठीक है, it is 4 times that of a। तो सामने आ गया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब शायद मैंने स्टेटमेंट 1 सही नहीं पढ़ा था, मैंने गलत पढ़ा था स्टेटमेंट 1, बट आंसर फिर भी वही होगा, ठीक है। स्टेटमेंट 1 मैंने गलत पढ़ लिया, कोई बात नहीं। स्टेटमेंट 1 क्या था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए इज इक्वल टू दैट ऑफ बी। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन के करस्पॉन्डिंग बात नहीं हो रही है, आई एम सॉरी उसके लिए, यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात हो रही है। तो अब क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या है, वो डायटोमिक है, यानी कि दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम होगा, ठीक है। इसलिए ई ए विल बी इक्वल टू ए बी। क्लियर। तो भले मैंने गलत पढ़ लिया था स्टेटमेंट, बट आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो वही है, ठीक है। तो 1 और 2 हमारे सही स्टेटमेंट्स हो गए। उसके बाद अब स्टेटमेंट 3 देखते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी इज 8 टाइम्स दैट एक्सर्टेड बाय ए। तो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, मान लीजिए ए के कारण पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर, ठीक है। वैसे ही अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए डिवाइडेड बाय प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो जो टोटल मोल्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि बेसिकली जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो है वो क्या होगा, वो रेशियो होगा उनके नंबर ऑफ मोल्स का। अब मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एम ए बाई एम बी क्या है, और मुझे ये दिया हुआ है कि स्मॉल एम ए अपॉन स्मॉल बी क्या है। तो मुझे क्या निकालना, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे लिख सकते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं एम ए डिवाइडेड बाई कैपिटल एम ए। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ बी डिवाइडेड बाई मास, मोलर मास ऑफ बी, करेक्ट। कोई प्रॉब्लम इसमें,
ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, स्मॉल एम ए अपॉन स्मॉल एम बी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम बी अपॉन कैपिटल एम ए। ठीक है, अब सिंपली क्या कर देना है, सब्सटीट्यूशन कर देना है। तो एम ए अपॉन एम बी कितना हो गया, स्मॉल एम ए अपॉन स्मॉल एम बी, ये हो गया 2, और कैपिटल एम बी अपॉन कैपिटल एम ए, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/16, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, यहां से मुझे मिल जाएगा, यहां से मुझे मिल जाएगा कि द प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू 8 टाइम्स द प्रेशर ऑफ ए, है कि नहीं, यानी कि ऑप्शन 3 भी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? ओके, अब क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी इज 8 टाइम्स दैट ऑफ ए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा एन बी अपॉन एन ए, वो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स होगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू द एवोगैड्रोस नंबर मुझे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेम रेशियो एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स। तो एन बी बाई एन ए का रेशियो क्या है,